जीन पियाजे वास्तव में क्या है, महत्वपूर्ण इसमें क्या आपको देख के जाना है, कॉन्सेप्ट इसके क्या है। अब इन सामान्य अवधारणाओं की बात चर्चा करने के बाद अब इसके विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे अपन। देखिए मैंने पहले भी कहा आपको जीन पियाजे पे दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो मैंने अभी तक का जो पाठ करवाया उस पर आता है और एक इसकी अवस्थाओं पर पाठ प्रश्न आता है। जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया। संवैदिकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक प्रश्न इनमें से आएगा। पिछली रीट में जो दोनों प्रश्न थे दोनों इसी पे थे, मतलब टोटल 4 प्रश्न थे। एक 2 स्कीमा पे प्रश्न पूछे गए थे, एक संतुलीकरण पे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवधारणा है। अब इसको समझना है आपको, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करते हुए कहा है कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो सतत असतत दोनों रूप में चलता है, आरोही क्रम में चलता है, मात्रात्मक रूप से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, ठीक है। और इसने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। तो पहला सामान्य प्रश्न क्या हो गया साहब, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई है जीन पियाजे ने? 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। चारों का सीक्वेंस पूछ लेगा, निम्न से उच्चतर पूछ लेगा, उच्चतर से निम्न। संज्ञानात्मक विकास क्या चलेगा? निम्न से उच्चतर। तो पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी अवस्था कौन सी है। दूसरा प्रश्न यहाँ 4 संख्या पूछ ली। कार्यकाल आपको याद रखना है, प्रत्येक अवस्था का जो कार्यकाल है वो कौन से वर्ष का कितना क्या है। 0 से 2 कौन सी है, 2 से 7 कौन सी है, 7 से 11 कौन सी है, 11 से 12 या 12 से आगे जो है वो कौन सी है। तो एक कार्यकाल आपको याद रखना। तीसरा टाइप का प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि प्रत्येक अवस्था में कोई विशेषता दे देगा और पूछेगा कि इसकी विशेषता क्या है या कौन सी अवस्था की विशेषता है। तो 3 टाइप के प्रश्न पूछेगा। कौन से? कितनी अवस्थाएं, कार्यकाल और विशेषताएं। तो अवस्थाओं के ऊपर मैंने बता दिया कि 3 प्रकार की चीजें आपको देख के जानी है, इनको समझनी है, इनको समझना। एक एक अवस्था को अपन डिटेल में एक एक चीज को क्लियर करेंगे। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार जब संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की अपन चर्चा कर रहे हैं तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत अपन सबसे पहली अवस्था पढ़ रहे हैं ज्ञानात्मक अवस्था कह दें। इसके सबके नाम बस समझा रहा हूँ, कई उपनाम है, मतलब भाषा का चक्कर हो कुछ नहीं है। इसको ज्ञानात्मक अवस्था बोल सकते हैं, पहली अवस्था। क्रियात्मक अवस्था इसको बोल सकते हैं। संवेदनात्मक अवस्था आप इसको बोल सकते हैं। संवेदी पेशी अवस्था इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे सेंसोरी मोटर स्टेज। सब के सब नाम एग्जाम में आ जाते हैं। उलझाने के लिए एग्जाम में क्या करता है, आपको इनमें से कोई भी नाम पूछ देगा साहब, ज्ञानात्मक अवस्था कौन सी है, क्रियात्मक अवस्था कौन सी है, संवेदनात्मक अवस्था कौन सी है, संवेदी पेशी अवस्था कौन सी है, सेंसोरी मोटर स्टेज अवस्था कौन सी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके सामने एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, आपको इन चीज़ों को समझना है। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदनात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ये सब में से कोई भी नाम आ जाएगा। मूल नाम यही है संवेदनात्मक अवस्था या संवेदी गामक या संवेदी पेशी। पेशी या गामक एक ही बात होती है, पेशीय या गामक क्या होती है साहब, एक ही बात होती है, ठीक है। तो सेंसोरी मोटर स्टेज, सब के सब नाम याद, पहलो काम के करना नाम याद होना चाहिए सबका सब। इंग्लिश में एक ही नाम आओगे सेंसोरी मोटर स्टेज, तो कोई एक नाम याद कर लो या सब कर लो, थारी मर्जी है। दूसरा प्रश्न, कार्यकाल क्या है, तो 0 से 2 वर्ष इसका कार्यकाल है। कार्यकाल क्या है, 0 से 2 वर्ष, ठीक है। अब 0 से 2 वर्ष इसका कार्यकाल है। अब इसकी विशेषताएं आपको दिमाग में रखनी है। क्या पढ़ना है? विशेषताएं। तो एक सामान्य विशेषता की अपन चर्चा करें। किसकी विशेषता चर्चा करें? सामान्य विशेषताओं की यदि अपन चर्चा करते हैं तो समझिए इसको आप। सामान्य विशेषताओं की यदि मैं चर्चा करूंगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मूल विशेषताएं क्या हैं। ये तो आपके नाम याद रखना, कार्यकाल याद रखना, फिर ये इसकी सहज क्रियाओं के पार्ट समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। पहले एक बार सामान्य क्रियाओं की चर्चा कर लें या पहले इनको समझ लें आप। देखिए ज्ञानेंद्रिय गामक, नाम याद हो गया, कार्यकाल याद हो गया। अब इसकी जो पहली विशेषता होती है इस अवस्था की वो होती है सहज क्रिया। कौन सी क्रिया? सहज क्रियाएं करता है बच्चा। अब प्रश्न पूछेगा साहब सहज क्रियाएं कौन सी अवस्था में करता है, आपके दिमाग में आ गया संवेदी गामक अवस्था में, ज्ञानात्मक अवस्था में, क्रियात्मक अवस्था में, इंद्रिय गामक अवस्था में, ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था में, एक ही बात सेंसोरी मोटर स्टेज में। सहज क्रिया को मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, रिफ्लेक्स, ठीक है ना। वो क्रियाएं जो अपने आप होती हैं, बच्चा करता है अपने आप से, ठीक है। तो यहां बच्चा सहज क्रियाएं करेगा। चूसना है, निगलना है, हंसना है, रोना है, ये सब हमारी सहज क्रियाएं हैं। वस्तु को पकड़ना है, छोड़ना है, सहज क्रियाएं बच्चा करता है, ठीक है। अब वो सहज क्रिया पहली विशेषता इस अवस्था की, ठीक है। क्या है? पहली विशेषता, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गई। सहज क्रियाएं कौन सी अवस्था में करेगा? आप कह दोगे 0 से 2 वर्ष में करेगा। इन सहज क्रियाओं को उसने क्या किया है? 6 पार्ट में डिवाइड किया है।
इस सहज क्रिया की जो विशेषता है, इसको 6 भागों में डिवाइड किया है जीन पियाजे ने। अब पहले ऐसे प्रश्न नहीं आते थे, 2 साल पहले अपन पढ़ते तो नॉर्मली पढ़ लेते, ठीक है, लेकिन अब काम नहीं चलेगा। सब आपको ये समझना पड़ेगा इसके 6 पार्ट कौन से हैं। तो सहज क्रिया अवस्था के 6 पार्ट हैं। प्रतिवर्त क्रिया, ठीक है, क्रियाओं की अवस्था, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि जो सहज क्रिया, इसकी पहली विशेषता, इसको इसने 6 भागों में डिवाइड किया है, और उसमें पहला जो पार्ट है वो है प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था। चाहिए ये 0 से 30 दिन करता है बच्चा, और इसमें कौन सी प्रमुख क्रिया करेगा? चूसना। क्या करेगा? चूसना करता है साहब। बच्चा 30 दिन में कौन सी सहज क्रिया करेगा कि वो वस्तु को चूसेगा। अंगूठा दोगे, कोई वस्तु दोगे, दूध पीना है, स्तनपान करना है, या कोई भी चीज़ दोगे, दूध की बोतल दोगे तो वो मुंह में चूसना शुरू कर देगा। चूसना उसकी कौन सी सहज क्रिया है। तो पहलो पार्ट सहज क्रिया मूल विशेषता है। और इस सहज क्रिया के मैं कितने पार्ट बता रहा हूँ आपको? 6 पार्ट बता रहा हूँ। इनके नाम देख लेना, बाकी कुछ नहीं है। तो पहला पार्ट क्या है इसमें? प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ये कब से कब तक होती है? पहली अवस्था प्रतिवर्त सहज क्रियाएं 0 से 30 दिन, ठीक है। इसमें कौन सी क्रिया करेगा? चूसना करेगा। कौन सी क्रिया करेगा? चूसना। तो पहली अवस्था समझ में आ गई। संवेदीकामक अवस्था की पहली विशेषता कौन सी है? सहज क्रिया। सहज क्रियाओं के 6 पार्ट पढ़ा रहा हूँ। 6 पार्ट में से पहला पार्ट हो गया प्रतिवर्त सहज क्रियाएं। शुरुआत करता है 0 से 30 दिन में। कौन सी सहज क्रिया करेगा? चूसना। आगे देखिए, प्रमुखवर्ती सहज क्रियाओं का दूसरा पार्ट है प्रमुखवर्ती। इंपॉर्टेंट है, समझना इनको, ठीक है ना। प्रमुखवर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्रमुखवर्ती का मतलब क्या है? प्रमुखवर्ती का मतलब है कि वो, वर्ती का मतलब होता है दोहराना होता है साहब। क्या होता है? दोहराना होता है। मतलब जो सहज क्रियाएं हैं उनको बार बार रिपीट करेगा। क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा। ये 1 से 4 माह तक होती है। कब से होती है? 1 से 4 महीने तक बच्चा करता है प्रमुखवर्ती जो सहज क्रिया है। जैसे चूसना है, जैसे निगलना है, ठीक है ना, जैसे रोना है, जैसे हंसना है, तो उनको क्या करता है? उन क्रियाओं को बार बार सर्कुलर दौर में दोहराएगा। क्या करेगा? दोहराएगा। तो ये कब से कब तक चलती है? 1 से 4 माह। कौन सी अवस्था? प्रमुखवर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था है। किसकी अवस्था है? ये सहज क्रियाओं की दूसरी स्टेज है जो संवेदीकामक अवस्था में पाई जाती है। कब से पाई जाती है? 1 से 4 माह तक बच्चा उन क्रियाओं को बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। 3 नंबर पे गौणवर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। अब देखिए यहां क्या होता है। गौणवर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था मतलब 4 से 8 माह। ये कब आ जाएगा? 4 से 8 माह आ जाएगा साहब, ठीक है। इसमें क्या करेगा बच्चा? गौणवर्तीय प्रतिक्रियाओं में जो सहज क्रियाएं थी वो इस समय क्या हो जाएंगी? गौण हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सहज क्रिया इस समय क्या हो जाएंगी? जो चूसना, निगलना, रोना, वो इस समय गौण हो जाती हैं, ठीक है ना। इस समय बच्चा क्या करता है? वस्तु को पकड़ता है, ठीक है ना। पकड़ना, छोड़ना, ठीक है ना, फेंकना, ये क्रियाएं करना शुरू कर देगा। यानी यहां सहज क्रियाएं गौण हो जाती हैं और बच्चा यानी शारीरिक क्रियाएं तो कर रहा है। यहां भी, वहां भी शारीरिक क्रियाएं थी। शुरुआत में शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे आगे बढ़ता जाता है वो शारीरिक क्रियाओं से वो बाहरी रूप से क्रियाएं करना शुरू कर देगा। शुरुआत में केवल शारीरिक क्रियाएं करेगा, ठीक है। तो यहाँ वस्तु को पकड़ना है, छोड़ना है, ये क्रियाएं करने लग जाएगा। वो क्रियाएं करेगा जो उसे रोचक लगेंगी, ठीक है ना, जो इंटरेस्टिंग लगेंगी, यार इसमें आनंद आ रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो जो क्रियाएं रोचक लगती हैं उन क्रियाओं को करना शुरू कर देगा। कहाँ पे? गौणवर्तीय प्रतिवर्त क्रियाओं में। कब से कब होती है? 4 से 8 माह। आगे देखिए, चौथी अवस्था इसने बताई है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था क्या है साहब? गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। तो गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था मतलब यहां भी सहज क्रियाएं गौण है एकदम से, सहज क्रियाएं बहुत कम करता है। लेकिन यहां वो कौन सी क्रियाएं करता है? तो यहां वो करता है कि कोई भी लक्ष्य है, ठीक है ना, कि वो लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुंचने का जो साधन है उनमें अंतर करना लग जाएगा। तो लक्ष्य और साधन में अंतर करने की योग्यता का विकास कहां होता है? गौण स्कीमेटा। ये क्या होती है? 8 से 12 माह में। कब होती है ये? 8 से 12 माह में बच्चा ये करने लग जाएगा। एक बच्चा यहां अनुकरण करना शुरू कर देगा साहब, ठीक है ना। जो भी अपन बड़े लोग जो कुछ कर रहे हैं उनका अनुकरण करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक वो वस्तु को खोजने की शुरुआत करने लग जाएगा। आप कोई वस्तु को खोजने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, देखेगा कहाँ गई वो वस्तु, तो वस्तु को खोज की करने की शुरुआत करता है। तो गौण स्कीमेटा जो होती है वो 4 से 8 माह होती है। यहाँ लक्ष्य और साधन में अंतर करना, अनुकरण करना और वस्तु की खोज करने की शुरुआत करना, ये होती है 8 से 12। आप नाम भी देख लोगे तो बहुत है। तृतीय वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था ये 5वीं होती है। अभी 2-3 दिन पहले ही कोटा ओपन में प्रश्न आया था। तृतीय वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी टेरिटरी सर्कुलेट
रिएक्शन, ठीक है। तो तृतीय का मतलब ये क्या है कि यहाँ गौण सहज क्रियाएं होती हैं, वो थर्ड स्टेज पे पहुंच जाती हैं। यहाँ बच्चा जो है वो शारीरिक क्रियाओं के बजाय और अन्य क्रियाएं करेगा, यानी शारीरिक क्रियाएं बहुत कम करता है, ठीक है ना। यहाँ कौन सी क्रियाएं कम करेगा? शारीरिक क्रियाएं बहुत ही कम करेगा, याद रखना। किस अवस्था में? ये होती है 12 से 16 माह, ठीक है ना, 12 से 18 माह, 12 से 18 माह में क्या करेगा? बहुत कम करेगा, याद रखना, ठीक है। शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती हैं, ठीक है। एक वो यहाँ प्रयास व त्रुटि विधि से, ट्रायल एंड एरर, ठीक है ना। तो प्रयास व त्रुटि विधि से गुणों की खोज करेगा, वस्तु के गुणों की खोज करता है। प्रयास व त्रुटि विधि से खुद खोज कोशिश करेगा, निर्माण व खोज इसको कहा एक प्रकार से पियाजे ने। तो निर्माण व खोज करने की कोशिश करता है, प्रयास त्रुटि से वस्तुओं के गुणों को खुद खोजने की कोशिश करता है। शारीरिक क्रियाएं यहाँ क्या हो जाती हैं? एकदम से कम हो जाते हैं। और छठा स्टेज इन्होंने बताया है मानसिक क्रियाओं द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। मानसिक क्रियाओं द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, इसका जो कार्यकाल हो जाएगा वो हो जाएगा 18 से 24 माह, ठीक है, 18 से 24 माह। तो इस प्रकार से इसने सहज क्रियाओं को 6 भागों में डिवाइड किया है। और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, इसमें इसने महत्वपूर्ण विशेषता बताया वस्तु स्थायित्व, ठीक है। कौन सी विशेषता बताइए? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में आपको एक ही विशेषता याद करनी है, याद कर जाना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है साहब? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? वस्तु स्थायित्व क्या है? देखिए, वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? बच्चा जब 18 महीने से पहले होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि ये वस्तु, आप कोई कई बार करते हो ना कि कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण ले ली, मान लो मोबाइल ले लिया आपका, जैसे मोबाइल लिया तो आपने कहा बेटा दिखाना, आपको पता है मोबाइल लेगा तो कार्रवाई करेगा नहीं। बच्चा निर्माण वो खोज करता है, बच्चा तो क्रिया करता है, बच्चा वस्तु को तोड़ेगा फिर जोड़ेगा, ये क्रियाएं करेगा पियाजे के अनुसार। कार्य क्रिया जिसका नाम दिया उसने, निर्माण खोज का नाम दिया है, तो बच्चा क्या करता है? उन चीज़ों को करेगा, ठीक है ना। तो जैसे वस्तु को उसने आपने दी तो आप तुरंत उठाओगे वस्तु, उसका बेटा देख वो चिड़िया ले गई। अब बच्चा ऊपर देखता है चिड़िया उड़ती हुई दिखती, बच्चा सोचता ले गई, वो मान लेता है इस चीज को। लेकिन जैसे वो 18 महीने से 24 महीने के मध्य आता है, तो जब जैसे आप उसको कहोगे ना कि बेटा चिड़िया ले गई, तो आपकी तरफ देखेगा, यार रहने दो पापा, बेवकूफ मत बनाओ। वो यानी वो उस वस्तु को आपके पास देखने की कोशिश करेगा कि कोई चिड़िया नहीं लेके गई, वो इस चीज को समझना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति का विकास यहाँ होता है। संवेदीगामक अवस्था की विशेषता है, ये 18 से 24 महीने के मध्य विकसित होती है। कब होती है? 18 से 24 महीने के मध्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये इसके 6 पार्ट हैं। ये क्या? इसके 6 पार्ट हैं, याद रखना, इनको देखना है। अब इसके अलावा कुछ और विशेषताएं भी हैं क्या इस अवस्था के? तो इसके अलावा कुछ और विशेषताएं भी हैं, इनको भी समझ लो। ये तो मूल विशेषताएं थी इस अवस्था की, ठीक है, कि इसने सहज क्रियाएं करेगा। सहज क्रियाओं को उसने 6 भागों में डिवाइड किया है, कार्यकाल अलग बताया, सब देख जाना, ठीक है। वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। इसके अलावा और कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो और अन्य विशेषताएं कौन सी होती हैं उनको देख लें आप एक बार। अन्य विशेषताओं में एक तो याद रखना, 0 से 2 वर्ष में बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? संवेदना व शारीरिक क्रिया के माध्यम से, ठीक है ना। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? संवेदना और शारीरिक क्रिया, ठीक है। या ऑप्शन में आ जाए गामक क्रिया द्वारा बच्चा सर्वाधिक सीखता है 0 से 2 वर्ष में। संवेदना क्या है? दृष्टि है, ध्वनि है, स्पर्श है, गंध है, स्वाद है। बच्चा देखेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा। तो उस मूल रूप से सीखने का जो सर्वप्रथम माध्यम होती है वो संवेदना होती है। ज्ञान की जो पहली सीढ़ी होती है वो क्या होती है? संवेदना होती है, याद रखना, ठीक है ना। तो संवेदना के माध्यम से क्या? शारीरिक क्रिया मतलब वस्तु को पकड़ना, छोड़ना, देखना, ठीक है ना। तो वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से उस वस्तु को समझने की कोशिश करता है, याद रखना। और शारीरिक क्रियाओं के आधार पे उसकी ज्ञान का भी हमें पता लग जाता है, ठीक है ना। कि बच्चा खेल रहा है, खिलौना दूर पड़ गया, खिलौना उसके हाथ नहीं आ रहा है, तो खिलौना जिस वस्तु पे पड़ा है उस वस्तु को अपने पास खींच लेता है। ये क्या है? उसके दिमाग की उपज है, ठीक है ना। तो इससे अपना वो आइडिया लगता है कि बच्चे का मानसिक विकास कैसा हो रहा है। दूसरा, उसमें व्यवहारिक बुद्धि नहीं होती है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं होती है इस समय, ठीक है ना। व्यवहारिक बुद्धि का अभाव होता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उसमें 0 होती है। व्यवहारिक बुद्धि जो होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष में पाई जाती है व्यवहारिक बुद्धि, याद रखना। तो 0 से 2 वर्ष में व्यवहारिक बुद्धि नहीं पाई जाएगी। प्रैक्टिकल यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता, उसको आप समझाओगे बेटा ये चीज़ ऐसे है, वो नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक मतलब बड़ों की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है। व्यवहारिक का मतलब यहाँ क्या लिया गया है? बड़ों की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है। तो व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का बच्चे में अभाव आ जाता है। तीसरा, बच्चा स्वार्थी माना गया है। इस अवस्था में क्या होता है? सेल्फिश होता है एक प्रकार से, वो अपने हित के बारे में ज्यादा सोचता है। वस्तु स्थायित्व की हमने चर्चा कर ली। चौथा, क्रिया व परिणाम में संबंध स्थापित करेगा। वो क्या करेगा?
क्रिया व परिणाम में बच्चा यहाँ क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। क्रिया व परिणाम में संबंध स्थापित, कोई भी क्रिया करेगा उसका परिणाम देखेगा और संबंध स्थापित कर लेगा, ठीक है ना। आप खिलौने ला के दोगे तो खिलौनों की क्रियाएं करता है, वो निर्माण खोज करता है, पहले यूं चलाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में यूं करेगा, फिर उसके टायर निकालेगा, फिर चलाएगा, फिर ड्राइवर को बाहर फेंकेगा, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करता है। फिर उसके दिमाग में एक समझ बना लेता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, चाबी वाला खिलौना ऐसे चलता है, बिना चाबी वाला ऐसे चलता है। तो वो हर चीज़ में क्रिया करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर उसका परिणाम देखेगा और फिर एक सोच मान लेता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, चीज़ ऐसे होती है। क्रिया और परिणाम में क्या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। इसके अलावा यहाँ एक चीज़ याद रखना, कौन सी मानसिक क्रियाएं सीटेट में आया प्रश्न है, स्मृति, अनुकरण, स्मृति, अनुकरण, ध्यान और जिज्ञासा। स्मृति, अनुकरण, ध्यान व जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास बच्चे में कहाँ होता है, 0 से 2 वर्ष में। तो ये सीटेट में कई बार आया हुआ प्रश्न है, स्मृति, अनुकरण, ध्यान व जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास कहाँ पाया जाता है, संवेदीगामक अवस्था में। बच्चे में स्मरण, आप नाम बुलाओगे तो गर्दन हिलाएगा, अनुकरण करेगा, ठीक है, ध्यान देगा, लाइट जलाओगे, टीवी चलाओगे तो ध्यान देगा, ठीक है, थोड़े वो ये चीज़ कैसे अंगों इशारों के माध्यम से पूछने की कोशिश करेगा, तो ये उसकी मानसिक क्रियाओं का विकास यहाँ प्रारंभ हो जाता है। तो ये पहली अवस्था थी, कौन सी, संवेदीगामक अवस्था। इसमें वस्तु स्थायित्व याद रखना, संवेदना शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, ये याद रखना, सहज क्रियाएं यहाँ बच्चा करता है, ये याद रखना। 3 विशेषताएं स्पेशली आप अच्छे से देख के जाना, ठीक है। और इसके जो सहज क्रियाओं के 6 पार्ट हैं उनको देख लेना। आप देखिए, अपन 2 नंबर पे चर्चा करेंगे, दूसरी अवस्था की ओर अपन चल रहे हैं। और दूसरी अवस्था अपनी ये है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, कार्यकाल होता है इसका 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, 2 से 7 वर्ष तक चलती है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली रीट का यदि पेपर देखा हो तो यहीं से पूछा गया था, दोनों प्रश्न यहीं से आए। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में नाम हो गया प्राक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है ना। प्राक के स्थान पे आपके शब्द आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो प्राक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, पहला प्रश्न क्या हो गया, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब आपको दिमाग में फीड करना है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो क्या है। 2 से 7 साल का बच्चा अपने माइंड में लेके आ जाए। जब मैंने आपको शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था पढ़ाई है तो उन विशेषताओं को भी यहाँ जोड़िए पियाजे से। साइकोलॉजी को जितना कोरिलेटेड करेंगे उतनी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। वो बाल विकास की वो विशेषताएं वो यहाँ भी लेके आइए, ठीक है ना, उनसे जोड़िए, बहुत जल्दी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। बहुत बार होता है कि आपने वो बिंदु नहीं पढ़ा, लेकिन उस अवस्थाओं से यदि आपने जोड़ दिया तो बहुत आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके 2 पार्ट इसने बताए। कितने पार्ट बताएं, 2 पार्ट में इसको अपन समझेंगे, ठीक है ना, दोनों पार्टों में समझेंगे। पहला पार्ट इसने बताया प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, जिसको आत्म केंद्रित कहा है, प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज, 2 से 4 वर्ष, ठीक है। तो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था नाम किसको दिया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 पार्ट बताए हैं। एक प्राक संप्रत्यात्मक या आत्म केंद्रित, क्या बोल सकते हैं इसको, आत्मकेंद्रित, ठीक है। इसको इसने कहा कि ये 2 से 4 साल चलता है। और दूसरा है अंतर्दर्शी, इंट्यूटिव, ठीक है, 4 से 7 वर्ष। अंतः प्रज्ञात्मक, पिछली डेट में प्रश्न था, अंतः प्रज्ञात्मक, ठीक है, ये कहां पाया जाता है, कौन सी अवस्था की विशेषता, तो अंतः प्रज्ञात्मक होता है पूर्व संक्रियात्मक। अब ये मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछता है, अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन दोनों को डिवाइडेशन करके नहीं पूछे गए हैं कि 2 से 4 में कौन सी विशेषता पाई जाती है, 4 से 7 में कौन सी विशेषता पाई जाती है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। लेकिन मान लीजिए ऐसा आता है तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, वरना आपको सीधे रूप से याद रखना है कि 2 से 7 साल में जीन पियाजे ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई, वो आपके माइंड में जरूर याद होनी चाहिए, बाकी कोई याद हो या नहीं हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 में होती है, और अंतर्दर्शी अवधि इंट्यूटिव, अंतः प्रज्ञात्मक मतलब एक सहज चिंतन, ठीक है, एक जादुई चिंतन, सहज चिंतन, जादू चिंतन जो सीक्वेंस में नहीं होता, जो अर्ध तार्किक होता है। इस अवस्था को अर्ध तार्किक भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अर्ध तार्किक भी बोल सकते हो, क्योंकि तार्किक तो होता है मूर्त में, तो ये अर्ध तार्किक है। यहाँ जो चिंतन होता है वो सहज होता है, ठीक है ना, वो क्रमबद्ध नहीं होता, क्रमबद्ध नहीं होता, याद रखना। ये अपन विशेषताओं में भी चर्चा करेंगे और नॉर्मली माइंड में आपके आना भी चाहिए कि अर्ध तार्किक चिंतन कहा गया है, यहाँ सहज क्रमबद्ध नहीं होता। अंतर्दर्शी अवधि, अंतः प्रज्ञात्मक, इंट्यूटिव स्टेज 4 से 7 वर्ष, ठीक है, वो 2 से 4 वर्ष। तो ये इस प्रकार से आपको देखना है।
अब इसका थोड़ा सा अपन वर्गीकरण कंप्लीटली पढ़ेंगे। शुरुआत में जो आत्मकेंद्रित अवस्था है, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, जो हमारी शुरुआती अवस्था है, यानी 2 से 4 वर्ष में, यहाँ की विशेषताएं क्या है इनको समझ लें थोड़ा सा। विशेषताएं समझ लें। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था मतलब 2 से 4 वर्ष में बच्चा, अब आपके सामने मान लीजिए पर्सन ऐसे नहीं आता है, वैसे भी आता है तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा करना। अभी तक पर्सन इनके अकॉर्डिंग, डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए हैं, फिर भी देख लेना आप, ठीक है ना। ये 2 से 4 वर्ष में स्पेशली क्या विशेषताएं बच्चे के चिंतन में पाई जाती हैं। मान लीजिए 2 से 4 वर्ष ऑप्शन नहीं आएगा, आपके सामने सिर्फ आएगा पूर्व संक्रियात्मक, तो आपको ये 2 से 7 वर्ष के अकॉर्डिंग भी यही बतानी है, 2 से 4 वर्ष के अकॉर्डिंग भी यही बतानी है। समझिए, सूचकता का विकास, सिग्निफियर्स। सूचकता का विकास क्या है इसको समझिए आप। सूचकता क्या है? तो सूचकता का मतलब है बच्चे में, यहां बच्चा अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर देता है। मतलब विचारों को व्यक्त करने के लिए वो संकेत और चिन्ह का प्रयोग करता है, इसको बोलते हैं सूचकता। तो आपके सामने सिंपल प्रश्न आएगा कि सूचकता की विशेषता कहां पाई जाती है, आपका उत्तर हो गया साहब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पहली चीज तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है तो आप लिखोगे प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, नहीं 2 से 4 वर्ष में, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक तो पूर्व संक्रियात्मक वरना प्राक संप्रत्यात्मक ऑप्शन में है, तो यानी यहां क्या करता है, अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से, ठीक है ना, विचारों को संकेतों के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से समझने लग जाता है, व्यक्त करने लग जाता है। तो संकेत और चिन्ह के माध्यम से उन चीजों को समझना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सूचकता का विकास। समझ में आ गया? तो सूचकता का विकास कहां होता है, 2 से 4 वर्ष में, और वैसे 2 से 7 वर्ष में। सूचकता मतलब क्या, संकेत और चिन्ह। चिंतन व कार्य में संकेत व चिन्ह का प्रयोग करना, इससे लाक्षणिक कार्य भी कहा है। वही चीज है, संकेत और चिन्ह का प्रयोग अपने वो चिंतन में करना शुरू कर देता है, उसके माध्यम से उनको व्यक्त करना शुरू कर देता है। इसको इसने क्या नाम दिया, लाक्षणिक कार्य नाम दिया है, ठीक है। खेलों में स्वांग करना, अभिनय करना, करके दिखाना, नाटक करना, ठीक है, नकल करना, खेल करके दिखाना। तो खेल करना, नाटक करना, अभिनय के माध्यम से सीखना है कौन सी अवस्था की विशेषता है, वैसे 2 से 4, वैसे 2 से 7। तो अभिनय करने की प्रवृत्ति, खेल नाटक प्रतीकात्मक योजनाओं का अभ्यास करता है, अभ्यास मात्र है। ये किसने कहा, पियाजे का स्टेटमेंट है। खेल क्या है, नाटक, खेल और नाटक प्रतीकात्मक योजनाओं का, जो हमने देखी है उन चीजों को अपन प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करते हैं, इसी को इसने क्या नाम दिया, खेल और नाटक नाम दिया है किसने, जीन पियाजे ने। तो मेन विशेषता क्या होगी, पॉजिटिव विशेषता है। सूचकता का विकास है, चिंतन कार्य में संकेत चिन्ह का प्रयोग, इसे लाक्षणिक कार्य नाम दिया है। अभिनय करने की प्रवृत्ति, खेल और नाटक प्रतीकात्मक योजनाओं की विकसित, और मौखिक भाषा का विकास। देख लेता हूं मैं इसमें टाइप किया हुआ, रीड किया तो लिखा देता हूं। मौखिक भाषा की विशेषता, ये भी आपको देख लेना, ठीक है ना। इसमें 2-3 विशेषताएं मैं जोड़ रहा हूं, लिख लेना। मौखिक भाषा का विकास, ठीक है। मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है यहाँ पे। बच्चा स्पेशली बोलना यहाँ सीखता है। तो 2 से 4 वर्ष में मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास, सूचकता का विकास, अनुकरण करने की प्रवृत्ति यहाँ बहुत होती है, ठीक है। अनुकरण बहुत ज़्यादा करता है बच्चा, अनुकरण की प्रवृत्ति। वैसे तो शुरुआत तो वहीं हो जाती है, लेकिन ज़्यादा अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा अनुकरण करेगा, वो कहाँ करेगा, 2 से 4 वर्ष में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव विशेषताएं। अब यहाँ आपको साथ ये भी समझना है कि तो पॉजिटिव विशेषताएं होगी, लेकिन इस अवस्था में कुछ नेगेटिव विशेषताएं बताइए। पर्सन इनके बजाय उन पे पूछे गए, पर्सन इनके बजाय उन पे ज़्यादा पूछे गए, वो समझिए आप। 2 से 4 वर्ष यानी प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की कुछ सीमाएं बताइए, इन सीमाओं को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन सीमाओं को समझना, आप मेन चीज समझना है, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म पहली अवस्था है, आत्म केंद्रित। ईगोसेंट्रिज्म समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आत्म केंद्रित अवस्था हम पढ़ रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 पाठ हम पढ़ रहे हैं, एक प्राक संप्रत्यात्मक और दूसरी अंतः प्रज्ञात्मक। प्राक संप्रत्यात्मक को 2 से 4 साल कहा जाता है। वैसे ये सब विशेषताएं पूर्व संक्रियात्मक का ही पाठ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आता है तो आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ पहली विशेषता, पहली कमी, सीमा जो है इस अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर पाता, उसका नेगेटिव पार्ट क्या है वो बता रहे हैं अपन, है ना। नेगेटिव पार्ट पे ज्यादा प्रश्न पूछ जाता है। आत्म केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म सोच होती है उसकी। ईगोसेंट्रिज्म क्या है, इसके 2 मीनिंग निकाल सकते हो। एक तो सबका प्यार मुझे मिलना चाहिए, मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो एकदम सही है,
मैं ही सबका चहेता हूं, सबका प्यार पूरा मेरे पास एकत्रित हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं आत्मकेंद्रित। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? आत्मकेंद्रित। इस पे भी कॉमर्स में एक प्रश्न आया था कि इसने 3 पर्वतों की समस्या पे प्रयोग जो किया था वो किस पे किया था? ईगोसेंट्रिज्म पे किया था, आत्मकेंद्रित पे किया था। 3 पर्वतों की समस्या। अब 3 पर्वतों की समस्या क्या थी? नॉर्मल भाषा में बता दूं, आत्मकेंद्रित का मतलब क्या है कि मैं जो सोचता हूं वो सही है, मेरा दृष्टिकोण ही सही है, बाकी दूसरों का दृष्टिकोण गलत है। मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं वो एकदम सही है। तो इसने 3 पर्वत दिखाए बच्चे को, ठीक है ना, 3 पर्वत दिखा दिए, एक पे घर बना हुआ है, एक पे बर्फ लगी हुई है, एक पे क्रोश बना हुआ है, ठीक है ना। अब बच्चे ने, जो बच्चे को अपने अकॉर्डिंग वो महसूस कर रहा है वो चीज बताएगा, मुझे ये सही लग रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है, ठीक है, तीनों चीजें, लेकिन मुझे ये दिख रहा है। वो जो महसूस कर रहा है, मतलब अपनी सोच को वो महत्वपूर्ण मानता है कि मैं जो देख रहा हूं वही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो आत्मकेंद्रित का मतलब क्या है? मेरी सोच, मैं जो सोचता हूं, मैं जो देख पा रहा हूं वो एकमात्र सत्य है, बाकी नहीं है, सबका प्यार मुझे ही मिलना चाहिए, इसको बोलेंगे वो ईगोसेंट्रिज्म। ये 3 पर्वतों की समस्या पे इसने प्रयोग किया था, याद रखना। ठीक है, दूसरी विशेषता है एनिमिज्म, जीववाद। अब एनिमिज्म या जीववाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आ गया, जीववाद क्या है? देखिए 2 से 4 वर्ष में या 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या करता है, 2 से 7 वर्ष के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना है, 2 से 7 वर्ष में कंप्लीटली पाई जाती है, 7 वर्ष तक ही पाई जाती है, शुरुआत 2 से 4 में, बट 7 वर्ष से पाई जाएगी। एनिमिज्म क्या है? बच्चा प्रत्येक गतिशील वस्तु को सजीव समझता है। जो भी वस्तु गतिशील है, ट्रेन चल रही है बच्चा कह देगा सजीव है, गाड़ी चल रही है बच्चा कह देगा सजीव है, मतलब हर गतिशील वस्तु को सजीव समझता, उनमें अंतर नहीं कर पाता है। बहुत सारी बार उसने निर्जीव चीजों का मानवीकरण कर देता है वो। ठीक है, सड़क पे चल रहा है और गिर गया, जैसे सड़क पे गिरा तो उसने कहा सड़क ने मेरे को गिरा दिया, बच्चा सड़क ने मेरे को गिरा दिया, बोलता है ना सड़क ने मेरे को मारा, मम्मी कहती बेटा सड़क के 2 मार दे, और बच्चा सड़क के मारता, पैर के उदद होता है, लेकिन बेचारा भोला होता है, सजीववाद होता है, उसको पता नहीं, अरे दीवार ने तेरे को मारा, दीवार के 2-4 और लगा दे, बच्चे को अपन कहते हैं, बच्चा खुश हो जाता है दीवार के मैंने लगा दी, उसको लगता है कि दीवार के दर्द होगा, इसने मेरे को मारा है। तो ये क्या है? एनिमिज्म है, ये सजीववाद है कि प्रत्येक गतिशील वस्तु को सजीव समझना। ठीक है ना, तो एनिमिज्म का मतलब क्या है? प्रत्येक गतिशील वस्तु को क्या समझना? गतिशील वस्तु को क्या समझना? सजीव समझना। क्या समझना? सजीव। चाहे वो गाड़ी हो सकती है, ठीक है ना, वो सड़क को भी वो सजीव मानता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, यहां जीववाद में भौतिक घटनाओं का मानवीकरण करता है वो। भौतिक घटनाओं क्या करता है? मानवीकरण। समझ में आ रहा है? भौतिक घटनाओं का मानवीकरण। सजीववाद का मतलब क्या? भौतिक घटनाओं का मानवीकरण। ठीक है ना, तो सजीववाद या जीववाद का मतलब क्या हो गया? एक तो 2 चीज समझ लो आप नॉर्मल भाषा में, ठीक है ना। एक तो ये क्या हो गया कि ये गतिशील वस्तु को सजीव समझेगा, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो सड़क है, इन सब चीज़ों को क्या समझता है कि ये सजीव हैं। ठीक है, वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहा। दूसरा सजीववाद का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो भौतिक घटनाओं का मानवीकरण कर देता है। भौतिक घटनाओं का क्या करता है? मानवीकरण। यहाँ से जयपुर से एक प्रश्न आया था, भौतिक घटना का मानवीकरण करना। मानवीकरण क्या होता है? भौतिक घटनाओं का मानवीकरण का मतलब क्या होता है? भौतिक घटनाओं का मानवीकरण का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा, कई बार अपन देखते हैं, ठीक है ना, बच्चा ऐसा बोलता है कि देखो आज तो सूर्य बड़ा उदास है। अब सर्दियों में सूर्य उदास ही रहेगा अपने, तो बच्चा कहता है सूर्य आज उदास है, सूर्य की धूप बहुत, सूर्य आज बहुत खुश है। ठीक है ना, आज तो बादल बड़े हंसते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज तो बादल बड़े नाराज हैं। जब बच्चा ऐसी बातें करता है तो उसने क्या कर दिया? भौतिक घटनाओं का क्या कर दिया? मानवीकरण कर दिया। ये भी इसकी विशेषता है, किसकी? सजीववाद की। और हर गतिशील वस्तु को सजीव समझता है, ये भी क्या है? एनिमिज्म है। ये भी क्या है? एनिमिज्म। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यानी वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता और भौतिक घटनाओं का मानवीकरण कर देता है। जैसे सूर्य आज क्या है? उदास है। सूर्य क्या है? आज उदास है। ये सब क्या है? ऐसी जो बातें बोलता है वो सब क्या है? एनिमिज्म। स्वयं से बातें करना। ठीक है, स्वयं से बातें करना क्या है? देखो, स्वयं से बातें करने का मतलब ये है कि बच्चे में कलेक्टिव मोनोलॉग की एक प्रवृत्ति है। ठीक है ना, कलेक्टिव मोनोलॉग, कलेक्टिव मोनोलॉग की प्रवृत्ति। कलेक्टिव मोनोलॉग क्या है? देखो समझ लो, कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब है स्वयं से बातें करना, खुद से बात करेगा। एक कलेक्टिव मोनोलॉग 2 से 4 वर्ष में बात पाया जाता है, खुद से बात करना। ठीक है ना, बच्चे को आपने देखा होगा अकेला बैठे बैठे बोलता रहता है, ये मम्मी है, ये पापा हैं, ठीक है ना, ये मतलब से बोलता रहता है। ठीक है ना, ये जयपुर आ गया, ये कोटपुतली आ गया, ये शाहपुर आ गया, ठीक है ना, ये इधर भरतपुर आ गया, इधर ये सिक्कर आ गया, झुंझुनू आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा इन चीज़ों को बोलता है। ठीक है ना, तो वो अपने आप बातें करते हुए, खिलौनों के साथ बातें करते हुए अपने आप खेलता रहता है। इसको कलेक्टिव मोनोलॉग, स्वयं से बातें करना। ठीक है, आगे देखिए, आत्मकेंद्रित या सचिंतन, इगोसेंट्रिज्म अपने बात कर ली। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, इस पे इसने 9 गोलियों का प्रयोग किया था। केंद्रीकरण का मतलब 9 गोलियों, मतलब वो वस्तु के एक ही पक्ष पे ध्यान दिखता है। एक तरफ 4 गोलियां हैं, वो बड़ी बड़ी दूरी में
रख दी गई, एक बार 9 गोलियां हैं जिनको मतलब एकदम से अड़ा के रख दिया, तो बच्चा जो है वो कह देगा वो 4 गोलियां हैं जो वो ज़्यादा है, ठीक है ना। उनको खूब सारे जगह में व्यवस्थित कर दिया तो वो उसको ज़्यादा दिखेंगे, 9 गोलियों वाले को वो कम समझता है। इस प्रकार से एक प्रयोग इसने किया। इसको नॉर्मली भाषा में मैं समझा दूं आपको, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मतलब विकेंद्रीकरण का अभाव। आप ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति या विकेंद्रीकरण का अभाव कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति या विकेंद्रीकरण का अभाव पूछ ले, चाहे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण का अभाव कहाँ पाया जाता है, अभाव कहाँ पाया जाता है, 2 से 7 वर्ष में पाया जाता है साहब। 2 से 7 वर्ष में विकेंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है, ठीक है, या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, कैसे भी पूछ ले, ठीक है। अब केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ आप एक चीज और भी लिख सकते हो, संरक्षण का अभाव, कंजर्वेशन का अभाव, एक ही चीज है, ये सब चीजें एक ही हैं, ठीक है। संरक्षण की प्रवृत्ति नहीं होती, कंजर्वेशन की प्रवृत्ति नहीं होती, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, विकेंद्रीकरण नहीं होता है। मतलब बच्चा वस्तु के एक ही पक्ष पे ध्यान देता है, एक ही पक्ष पे ध्यान देता है, अलग अलग पक्ष पे ध्यान नहीं देता है, ये विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण नहीं होना है, संरक्षण का अभाव नहीं होना है, ठीक है। मतलब बच्चे के सामने आप 2 गिलास लेके जाओगे, बेटा देखो ये 2 गिलास है, ठीक है, एक तो ये गिलास है, एक ही गिलास है, दोनों में जूस लेके जाओगे आप, ठीक है। तो बच्चा जो है कौन से गिलास को लेगा, बच्चा इस गिलास को लेगा। उसे क्या लग रहा है, जितना लंबा है उसमें उतनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, जबकि दोनों में बराबर है, लेकिन बच्चा इसको नहीं लेगा क्योंकि वस्तु के किस पक्ष पे ध्यान देता है, एक ही पक्ष पे ध्यान देता है। संरक्षण का अभाव, कंजर्वेशन का अभाव, बच्चा के दिमाग में होता है कि भौतिक मतलब वो समझता है कि वस्तु का जैसे आपने कोई मतलब कोई दूसरी वस्तु में डाल दी तो उसको लगता है कि उसके आकार में परिवर्तन हो गया, जबकि ऐसा थोड़ी होता है। जिसको संरक्षण समझ होगी वो समझेगा कि जब तक उसके तत्वों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो उसकी मात्रा वगैरह में इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने बर्तन में मान लीजिए कि इसमें आपने दिखाया, पहले इसमें दिखाया तो आप कह रहा है कि बच्चा कह रहा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे आपने इसमें दिखा दिया उस जूस को तो वो कह देगा बहुत कम है। तो ये क्या है, कंजर्वेशन नहीं हो पाना है बच्चे में, संरक्षण का अभाव होना है, संरक्षण की समझ नहीं होती है। तो बच्चा वस्तु के आकार को, परिमाण को, आयतन को, क्षेत्रफल को, इनमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, दिशा ज्ञान बच्चे को नहीं होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक नक्शा बच्चा नहीं बना पाता है। तो ये कंजर्वेशन का अभाव है बच्चे में। और ये विशेषताएं जब अपन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएंगे तो ये वहां इसकी पॉजिटिव विशेषताएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव विशेषताएं बन जाएंगे। तो ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो इस संरक्षण का अभाव होना। उसके बाद क्या है, अहम भाव। ये अहम भाव क्या, देखिए अहम भाव का मतलब ये है कि ये यहीं से निकला है, आत्मकेंद्रित से निकला है। अहम भाव पे एक एग्जांपल सिंपल सा आता है, बच्चा वो चीज़ है कि अपने दृष्टिकोण को जो है वो प्रभावी मानने लग जाता है, मेन मानने लग जाता है। अहम भाव का मतलब ये है कि वो बच्चा समझता है कि कुछ घटनाएं मेरा पीछा कर रही हैं, वस्तुएं मेरा पीछा कर रही हैं। आपने कई बार देखा होगा, ये सजीववाद का भी पार्ट है और आत्मकेंद्रित का भी पार्ट है। अहम भाव का मतलब ये एक प्रश्न आया था यहाँ से 3rd ग्रेड 2013 में कि बच्चों को कई बार लगता है कि जैसे वो आसमान में देखा उसने तो एक बादल है, ठीक है, तो आसमान में उसने देखा कि बादल है, ठीक है, तो बादल जो है वो उसको ये समझता है ये बादल है, ठीक है, ये बादल है ऊपर और ये व्यक्ति वो खड़ा है, ठीक है। अब वो जैसे ही खड़ा है, ठीक है, वो जा रहा है, उसने ऊपर देखा तो बादल दिखाई दिया, देख लिया। अब थोड़ा और आगे यहाँ पे जैसे ही आया वो इंसान तो वो देखता है कि वो जो बादल यहाँ था वो सेम बादल यहाँ पे भी है। तो दिमाग में फर्क पड़ जाता है, यार पीछे था तब वो बादल मेरे ऊपर था, अब यहाँ आ गया तो भी पीछे, मतलब ये मेरे पीछे पड़ गया क्या। वो बार बार ऊपर देखता है तो वो देखता है, चलता है तो साथ चलता है, और रुक जाता है तो रुक जाता है। टेंशन हो जाए, यार ये क्या मुश्किल होगी भाई, ये बादल मेरे पीछे क्यों पड़ गो, दिमाग खराब हो जाए टापर को, ठीक है कि यार वो मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई, रुक जाए यार, मैं रुक गया तो रुक जाता हूँ, चलता हूँ चल जाता हूँ। इसको अपन क्या बोलते हैं, अहम भाव। यानी इसे लगता है कि बादल मेरा पीछा कर रहा है, ये परछाई मेरा पीछा कर रही है, इनमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता, इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता है, तो इसको बोला गया है अहम भाव, वस्तु मेरा पीछा कर रही है। तो ये प्रमुख दोष बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक में, प्राक संपर्कात्मक अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। आगे देखिए अंतर्दशीय अवधि। अब इसका जो दूसरा पार्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का वो हम देख रहे हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा जो पार्ट है इसको समझ लें आप। देखिए अंतर्दशीय अवधि, इंट्यूटिव पीरियड 4 से 7 वर्ष, वो 2 से 4 था, वो 4 से 7 वर्ष है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, पॉजिटिव विशेषता ये कि बच्चा यहाँ साधारण मानसिक क्रिया जैसे जोड़, गुणा, भाग कर लेगा नहीं, लेकिन इनके नियम को नहीं समझ पाएगा। यानी अंतर्दशीय अवधि का मतलब ये होता है कि सहज चिंतन, ठीक है, कौन चिंतन, सहज चिंतन कर लेता है, ठीक है। जादुई चिंतन जिसको बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, जादुई चिंतन भी इसको बोला गया है, ठीक है। जादुई चिंतन भी बच्चा यहाँ करता है। तो साधारण मानसिक क्रियाएं कर लेगा लेकिन उनके नियम समझ नहीं पाएगा, ये चीज कैसे होती है,
कर लेगा बस जोड़ गुणा बाकी, ठीक है ना। तो रटने वाली सी चीजें होगी, ठीक है, लेकिन उनके नियम को नहीं समझ पाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है, अर्ध तार्किक सीक्वेंस में तार्किक चिंतन नहीं कर सकता, चिंतन बड़ा सहज होता है, भाषा सीख लेते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक चिंतन यानी वस्तु को देखकर, ये तो मूल रूप से वहां होगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखना, सहज चिंतन याद रखना, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक भी मूल चिंतन जो है वो उसमें होगा। सहज चिंतन की शुरुआत होती है, इंट्यूटिव जो थॉट है मूल रूप से जो ये सहज चिंतन बोला जाता है। सामाजिक रुचियों का विकास हो जाएगा 4 से 7 वर्ष में। कमियां क्या है यहाँ पे, तो कमियों में याद रखना अनपलटन का दोष, विपरीत प्रक्रिया, ठीक है, मतलब उत्क्रमणशीलता का अभाव एक प्रकार से आप कह सकते हो। अब इस पर कई शब्द बोल देते हैं, रिवर्सिबिलिटी का नहीं होना, अनपलटन का दोष होना, ठीक है, उत्क्रमणशीलता का नहीं होना, ये कई शब्द होते हैं इनके, ठीक है ना। अनपलटन आपने पढ़ा, उत्क्रमणशीलता आ गया था, ठीक है ना, उत्क्रमणशीलता शब्द आ गया, ठीक है। अब आप समझ जाओगे यार उत्क्रमणशीलता क्या होता है साहब, ठीक है। तो उत्क्रमणशीलता बोल दो चाहे अनपलटन बोल दो, पलटन बोल दो, उत्क्रमणशीलता का नहीं पाया जाना या अनपलटन का दोष होना या पलटन के दोष का होना, ठीक है। तो उत्क्रमणशीलता क्या है, पलटन ही एक प्रकार से रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों विशेषताएं आगे चल के हो जाएंगी, लेकिन यहां नहीं। अब यहां अनपलटन का मतलब क्या है, बच्चा उल्टा नहीं कर पाता, सिंपल वे में समझ लो। बच्चे के दिमाग में समझ में आ गई 5 रुपए 500 पैसे के बराबर होते हैं साहब, 5 रुपए 500 पैसे के बराबर होते हैं, समझ में आ गई। आप कह दोगे बेटा 500 पैसे कितने रुपए के बराबर होते हैं, 500 पैसे कितने रुपए के बराबर होते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा सब। 5 रुपए 500 पैसे बराबर होते हैं, उल्टा नहीं कर पा रहा, 500 पैसे 5 रुपए के बराबर होते हैं। मेरा घर ये है, ठीक है ना, मेरा घर तो ये है, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरा स्कूल है, ठीक है, ये मेरा स्कूल है। मेरे घर से मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, समझ में आ गया। अब टीचर ने कहा बेटा स्कूल से आपका घर कितनी दूर है, स्कूल से मेरा घर कितनी दूर है, ये नहीं कर पा रहा है वो। तो ये पलटन नहीं कर पाना, उत्क्रमणशीलता का अभाव होना, रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाना, ठीक है, अनपलटन का दोष होना, ये कहाँ पाया जाता है, 4 से 7 वर्ष या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में स्पेशली ये दोष पाया जाता है कि बच्चा वस्तुओं को पलट नहीं पाता है। 2 से पूरे 7 वर्ष में ये स्पेशली, ये 2 से 7 वर्ष में पूरे में ये 4 से 7 वर्ष की दोष नहीं है, पूरे 2 से 7 वर्ष का ही पूरा का दोष है। ये 7 वर्ष तक बच्चे में पलटन का गुण होता ही नहीं है, याद रखना। उत्क्रमणशीलता बच्चे में 2 से 7 वर्ष में यानी 0 से 7 वर्ष तक कहीं भी नहीं पाई जाती, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अनपलटन का दोष हो गया, वही चीज होगी जो मैंने बताया इसमें किताब में 4 गुणा 8 पर 8 हुआ, लेकिन 16 में 2 का भाग दोगे तो 8 कैसे हुआ ही नहीं जानता। पदानुक्रम में ऊपर नीचे क्रम में क्रमिकता नहीं पाई जाती, वर्गीकरण नहीं कर सकता, वस्तुओं को व्यवस्थित नहीं कर सकता, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, आरोही अवरोही क्रम, इन चीजों में वस्तुओं को सेट नहीं कर सकता। याद रखें, वर्गीकरण की योग्यता का बच्चे में क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो यहाँ अनपलटन का दोष, वर्गीकरण का अभाव जो है बच्चे में पाया जाता है, किसमें, अंतरदर्शी अवधि में, इंट्यूटिव स्टेज में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये 2 अवस्थाएं जो हैं वो हमने कंप्लीटली पढ़ ली है, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये 2 से 7 वर्ष में सहज चिंतन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। साधारण मानसिक क्रियाएं करेगा लेकिन नियमों को नहीं समझ पाएगा, अनपलटन का दोष, वर्गीकरण नहीं कर पाना, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यानी विकेंद्रीकरण या संरक्षण की समझ नहीं हो पाना, याद रखना, ठीक है। अर्धतार्किक चिंतन होता है, चिंतन में कर्मिकता नहीं होती है, जादुई चिंतन की बात यहाँ पे की है, ठीक है। और सजीववाद, एनिमिज्म की प्रवृत्ति यहाँ पे पाई जाती है, आत्म केंद्रित सोच होती है बच्चे की, अहम भाव बच्चे में पाया जाता है। ये स्पेशली आपको थोड़ा सा याद रखना है। मौखिक भाषा का और भाषा का सर्वाधिक विकास बच्चे में यहाँ पे होता है, संकेत और चिन्ह का बच्चा यहाँ प्रयोग करता है, अनुकरण की प्रवृत्ति बच्चे में यहाँ पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। विकास की अवस्थाएं आप लोगों को पढ़ा रहा था, बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है विकास की अवस्थाएं। और इन अवस्थाओं में मैंने आपको बताया कि शुरुआत में हमने 4 कॉन्सेप्ट इसके समझे, अनुकूलन को हमने समझा, सात्मीकरण आत्मीकरण को हमने समझा, समंजन समायोजन को हमने समझा, साम्य धारण इक्विलिब्रेशन को हमने समझा, ठीक है। संगठन की हमने बात की, जीन पियाजे का सिद्धांत किन किन किताबों के माध्यम से कैसे व्याख्यात किया गया इसकी बात हमने की, और जीन पियाजे के 2 अवस्थाएं कंप्लीटली हमने पढ़ ली हैं। और उन 2 अवस्थाओं को पढ़ने के बाद हम तीसरी अवस्था की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए शुरुआत में जो एग्जाम्स थे ना, शुरुआत में 2011 12 13 2010 11 वाली आर्टेट थी, मतलब 12 13 वाली जो थर्ड ग्रेड बढ़ती है, उनमें बहुत बार प्रश्न पूछे गए वो तीसरी और चौथी अवस्था में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। आजकल तो पहली और दूसरी भी आने लग गए, जैसे पिछली यूनिट में दूसरी अवस्था में 2 प्रश्न थे, लेकिन पहले शुरुआत में केवल इन्हीं में प्रश्न पूछे गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अब देखो पेपर का लेवल बदल रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो डीपली प्रश्न पूछे जाने लगे। शुरुआत में केवल इस अवस्था पे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते थे, और क्या प्रश्न पूछा जाता था, बस ये
ये केवल 1%। ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका इंग्लिश में नाम हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा। कार्यकाल क्या, 7 से 11 है, 12 वर्ष। अब देखो मूल रूप से 7 से 11 वर्ष है इसका कार्यकाल नॉर्मली, ठीक है। कुछ किताबों में इसको 7 से 12 लिख दिया है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा वो 7 से 11 वर्ष करूंगा। क्या करूंगा, 7 से 11 वर्ष इसका आपको देखना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या आता है उसके अकॉर्डिंग डिकेड में 7 से 11 ऑप्शन ही नहीं है, 7 से 12 तो उत्तर 7 से 12 भी सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न दिमाग में क्या बनता है कि कार्यकाल पे बनेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो बार बार यहां से पूछी गई है, सबसे अधिक बार पूछी गई, वो यही है कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, ठोस मूर्त, जो चीज मेरे सामने है, जो चीज मुझे दिखाई दे रही है, केवल मैं उस वस्तु के ऊपर तार्किक चिंतन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, उस ठोस मूर्त वस्तु पे तार्किक चिंतन कर देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इस अवस्था की, सबसे अधिक बार पूछा गया। ये इसकी अवस्था एक कमी भी है, क्योंकि केवल ठोस वस्तु पर चिंतन कर सकता है, जो नहीं दिख रहा उस पर चिंतन नहीं कर सकता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है कि ठोस और मूर्त वस्तु आधारित तार्किक चिंतन कहां पाया जाता है, 7 से 11 वर्ष में पाया जाता है। इसका नाम है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, बाकी विशेषताएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विशेषताएं, जो कमियां मैंने इससे पहले वाली अवस्था में बताई हैं, वो यहां विशेषता बन जाएंगी। वहां मैंने बताया अनपलटन, यहां बन जाएगा पलटन। वहां बताया मैंने केंद्रीकरण, यहां बन जाएगा विकेंद्रीकरण, ठीक है। वहां मैंने बताया कि संरक्षण का अभाव, यहां हो जाएगा संरक्षण की विशेषता। वहां मैंने बताया कर्मिकता नहीं पाई जाती, यहां कर्मिकता आ गई, ठीक है। मतलब वो जो वहां कमियां थी, वहां बताया कि मैंने दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझता, केवल खुद के दृष्टिकोण को प्रधान मानता, यहां दूसरों के दृष्टिकोण को समझना शुरू कर देगा। वहां जो कमियां थी वो इसकी पॉजिटिव विशेषता है और कुछ नहीं। सिंपल सी थ्योरी है। देखिए, चिंतन व तर्क का क्रमबद्ध होना, सीक्वेंस के अंतर्गत सोचना, ठोस वस्तु के आधार पे सोचना, मूर्त रूप में चिंतन करना, जो मेरे सामने है उसके आधार पे मैं सोचूंगा, चिंतन करूंगा, ये अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन इंपॉर्टेंट। लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट, यानी तार्किक चिंतन का प्रारंभ। पंक्तिबद्धता का विकास, यानी कि वस्तुओं को किसी भी रूप में वो व्यवस्थित कर सकता है, कर्मिकता के रूप में व्यवस्थित कर सकता है, जबकि इससे पूर्व अवस्था में पंक्तिबद्धता, कर्मिकता, सीक्वेंसिंग नहीं थी बच्चे में, लेकिन यहां पे सीक्वेंसिंग है। नेक्स्ट, कर्मिकता यहां आ गई, वही चीजें, सेम चीजें हैं और कुछ नहीं है, बस मतलब बहुत इजी चीज है, वो याद है तो जरूरत ही नहीं है। सीरिएशन, कर्मिकता आ गई। बहुविध विपरीत योग्य विचारों का विकास, विचारों को बदल सकता है, एक पक्ष के विभिन्न दृष्टिकोण, बहुत सारे विचार रखेगा, ठीक है ना, केवल एक पक्ष के ऊपर ध्यान नहीं देगा, नहीं। विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो गया। विपरीत विचार, दोनों विचारों के सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता इसमें यहां शुरू हो जाती है, ठीक है। वस्तुओं को पहचानना क्या है, वर्गीकरण करना, तुलना करना और संबंध बनाना। बहुत बार स्कूल व्याख्याता में प्रश्न पूछा गया है, वस्तुओं को पहचानने की योग्यता, वर्गीकरण योग्यता और तुलना करने की योग्यता, संबंध स्थापित करने की योग्यता बच्चे में कहां पाई जाती है, 7 से 11 वर्ष में। कहां पाई जाती है, 7 से 11 वर्ष में। वस्तुओं में कर्मिकता स्थापित कर देगा, तुलना कर देगा, संबंध स्थापित कर देगा, वर्गीकरण कर देगा। तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पलटन, रिवर्सिबिलिटी, वहां मैंने कहा था कि उत्क्रमणशीलता नहीं पाई जाती बच्चे में, ठीक है ना। अनपलटन का दोष है, पलटन पलट नहीं सकता बच्चा। यहां वहां अनपलटन था, वहां क्या था, अनपलटन था, रिवर्सिबिलिटी नहीं थी, उत्क्रमणशीलता नहीं थी, लेकिन यहां बच्चा पलट सकता है। यहां बच्चा क्या कर सकता है, पलट सकता है। रिवर्सिबिलिटी बच्चे में पाई जाती है। आप उसको सब चीजें समझ में आएगी। 5 रुपए 500 पैसे के बराबर है, 500 पैसे 5 रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, याद रखना। हर चीज को उल्टी कर सकता है, उल्टी गिनती करना, जैसे मैंने कहा ना उल्टी गिनती करना, ये भी याद रखना। बच्चा उल्टी गिनती कहाँ करेगा, उल्टी गिनती यहाँ शुरू कर देगा, याद रखना। उल्टी गिनती शुरू कर देगा बच्चा, कहाँ पे, रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो उल्टी गिनती शुरू कर देगा। पलटन के गुण का विकास यहाँ, उत्क्रमणशीलता में पाई जाएगी। दिशाओं का ज्ञान, वहां उसको दिशाओं का ज्ञान का पता नहीं था, उसमें संरक्षण योग्यता नहीं थी, लेकिन यहां वो दिशाओं का ज्ञान होता है। ये पूर्व है, उत्तर है, दक्षिण है। वो एक संज्ञानात्मक कॉन्जिनेटिव मैप, संज्ञानात्मक नक्शा बनाना शुरू कर देता। तो दिशाओं की समझ कहां होती है, 7 से 11 वर्ष में। संरक्षण की समझ, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, यानी वो चीजों को समझने लग जाता है कि वस्तु के जब तक नॉर्मली भौतिक स्वरूप में परिवर्तन, यानी वातावरण में जो परिवर्तन और स्थिरता है, उन दोनों को समझेगा, ठीक है ना। परिवर्तन और स्थिरता के कॉन्सेप्ट को वो समझने लग जाएगा। परिवर्तन और स्थिरता
आपके कॉन्सेप्ट की समझ हो जाएगी किसमें, 7 से 11 वर्ष में। तो संरक्षण की समझ है कि मान लीजिए कि वस्तु में जब आप वस्तु के जो बाहरी रूप से आवरण है उसमें आप परिवर्तन कर देने से वस्तु के जो मूलभूत तत्वों उसमें परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु के बाहरी रूप से परिवर्तन कर देने से मतलब कि मैं दूध है, उस दूध को मैंने इतने बड़े बर्तन में डाला है, छोटे में डाला, इससे उसके मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मूलभूत तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ बच्चे में कहाँ विकसित होती है, 7 से 11 में, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग, संरक्षण समझ। जबकि 2 से 7 वर्ष में ये समझ बच्चे में नहीं पाई जाती। तो संरक्षण की समझ कहाँ होती है, अंडरस्टैंड ऑफ कंजर्वेशन, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, माप, इन सब चीजों को वो समझने लग जाएगा। विकेंद्रीकरण प्रारंभ, डिसेंट्रलाइजेशन, वहां मैंने बताया था कि केंद्रीकरण है, ठीक है, वस्तु केवल एक ही पक्ष पर ध्यान देता है, जो जितनी लंबी है उतनी ज़्यादा है, जो छोटी है उतनी छोटी है। तो इसलिए 9 गोलियों का जो प्रयोग किया था केंद्रीकरण पे 2 से 7 वर्ष में, यहाँ बच्चे में विकेंद्रीकरण, वस्तु के हर पक्ष पे ध्यान लग जाता है, यथार्थवादी और व्यवहारिक बन जाता है बच्चा। वो समझता है कि ये चीज़ ऐसे है, बर्तनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चीज़ इतनी क्वांटिटी है तो सही है। स्थानिक सोच, विस्तार विस्तार की समझ, स्थान विस्तार मतलब स्थानिक सोच उसी से संबंधित है, संरक्षण से संबंधित, ठीक है ना। स्थान का विस्तार, दूरी, इन सब चीज़ों को समझेगा। दिशा नक्शों की समझ, संज्ञानात्मक नक्शे की समझ, ये संरक्षण की विशेषता होती है। दिशाओं का ज्ञान है, किस दिशा में जाना है, कितनी दूरी होती है, ये सब चीज़ें वो समझता है, ठीक है। कोई भी रास्ता खोज लेता है, ये सब चीज़ें यहाँ विकसित हो जाती हैं। अब देखिए तीसरी अवस्था अपनी वहाँ पूरी होती है, विकेंद्रीकरण वहाँ हो जाता है। मूल रूप से आपको याद रखना है, कर्मिकता का विकास, उल्टी गिनती करना, विपरीत गिनती करना, बहुविध विचार, विकेंद्रीकरण का प्रारंभ, विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित औपचारिक में होता है, लेकिन विकेंद्रीकरण का प्रारंभ, वस्तु में वर्गीकरण करना, संबंध स्थापित करना, संरक्षण की सोच का विकसित होना, ठीक है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लग जाना, वहाँ केवल अपने दृष्टिकोण समझता है, लेकिन वहाँ इस 2 से 7 से 11 में दूसरों के दृष्टिकोण को समझ लग जाता है। अंतिम अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब इसके कार्यकाल की जब अपन बात करते हैं, कार्यकाल के ऊपर भी वही चीज़ है, जैसे बहुत सारी किताबों में 11 वर्ष से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, 11 वर्ष से, और कुछ किताबों में लगातार, ठीक है ना, 11 वर्ष से लगातार, कुछ किताबों में या परिपक्व अवस्था तक, ठीक है, अलग अलग मिलेगा परिपक्व अवस्था तक। कुछ किताबों में 12 वर्ष से किया है। अभी स्कूल व्याख्यान प्रश्न आया उसमें 12 वर्ष से उत्तर मान लिया, 11 और 12 दोनों ऑप्शन में थे। तो ये एक अपने विवाद की स्थिति है, बाकी दोनों ही अपनी जगह सही है। 11 से भी सही है, 11 या 12 आपको ऑब्लिक दिमाग में रखना है, 11/12 वर्ष से प्रारंभ, ठीक है, 11 या 12 वर्ष से, भाई ज़्यादा सही 11 वर्ष भी है, 12 वर्ष भी सही है। अभी स्कूल व्याख्याता में 12 वर्ष माना था, तो 12 वर्ष से परिपक्व अवस्था। तो औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, देखो नॉर्मल भाषा में समझना है, छोटी सी भाषा में समझना है कि गुरुजी महत्वपूर्ण विशेषता बता दो, तो एक विशेषता के रूप में समझना, तो आपको इंपॉर्टेंटली समझ लो। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पहले वाली 3 अवस्थाएं समझ में आगे, इसमें जोड़ नहीं आएगा। ये वो अवस्था है जहां बच्चा किशोर अवस्था में मानसिक विकास की उच्चतम सीमा पे होता है। जितनी भी आपके अंदर मानसिक क्रियाएं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं, जितनी भी नई विशेषताएं, वो सब की सब यहाँ डेवलप हो जाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। स्पेशली यहाँ से 2 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, अभी तक का पैटर्न बता रहा हूँ, 2 प्रश्न जो यहाँ से सबसे अधिक पूछे गए वो ये हैं कि अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो अमूर्त चिंतन यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन की विशेषता यहाँ पाई जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। बाकी चाहे याद करो ना करो, लेकिन ये जरूर देख के जाना, अमूर्त जो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ, जो चीज़ मेरे सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचता हूँ, ये अमूर्त चिंतन। मूर्त तो ऑलरेडी है, आप कह दो सर क्या मूर्त चिंतन इसमें पाया जाएगा, मूर्त तो है ही है, नई चीज़ क्या आ गई इसमें, अमूर्त चिंतन भी आ गया। तो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उसकी शुरुआत कहाँ होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये। आगे देखिए, परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता का विकास। अब परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना है। परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो परिकाल्पनिक निगमन, परिकाल्पनिक मतलब पहले से परिकल्पनाएं बनाना, ठीक है ना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, परिकल्पनाएं बनाना कि ऐसा होगा, फिर उस परिकल्पना का निर्माण करने के बाद आप उसकी जांच करते हो। ये सोच आप में कहाँ आती है, किशोर अवस्था यानी 12 वर्ष के बाद आती है, 12 वर्ष से शुरू होती है, ठीक है। यहाँ बच्चा संभावना से वास्तविक, परिकल्पना तो क्या संभावना है, परिकल्पनाएं क्या होती हैं, संभावनाएं होती हैं कि ऐसा होगा। अब उसकी जांच करोगे आप कि वास्तव में ये सही है कि गलत है, तो वास्तविकता। तो परिकाल्पनिक निगमन तर्क योग्यता का विकास कहाँ होता है, आपको उत्तर याद रखना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एग्जाम के अकॉर्डिंग केवल इतना ही पूछेगा, लेकिन समझना इसलिए याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है, संभावना से वास्तविकता की ओर। कहाँ से, संभावना से वास्तविकता की ओर अपन चलते हैं। ये कौन सी है, ये अपना परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता का विकास है।
ठीक है। इसके लिए इसने एक पेंडुलम की ढोलक की समस्या, पेंडुलम की समस्या प्रयोग किया था। एक सीटेड में प्रश्न आ गया था कि पेंडुलम की समस्या का जो प्रयोग किया था वो कहाँ किया था इसने, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, कि धागे की लंबाई कितनी है, ठीक है, धागे पे जो वस्तु लटक रही है वो उसका वजन कितना है, कितने ऊंचाई से उस पेंडुलम को छोड़ा जाता है, ठीक है, और जो बल दिया गया वो बल कैसा है। तो ऐसा एक प्रयोग किया था। इसमें आपको इतना याद रखना है, पेंडुलम की समस्या का जो प्रयोग है वो किस विशेषता पे किया गया, परिकल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रयोग किया गया। इसका मतलब क्या होता है, परिकल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता का, संभावनाओं से वास्तविकता की ओर। ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, उसके कारणों को जानोगे और उसका समाधान करने की कोशिश करोगे, उसका समाधान ढूंढोगे। ये चीज़ ऐसे ही क्यों हो रही है और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हो, ये चीज़ ऐसे ही क्यों हो रही है, उसका समाधान ढूंढना, ये परिकल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता है। पेंडुलम की समस्या में प्रयोग किया, संभावना से वास्तविकता की ओर। तार्किक गणितीय अनुभव, यहाँ बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है। हर चीज़ में गणितीय अनुभवों को, परिकल्पना परीक्षण, निष्कर्ष, निर्णय करने की योग्यता, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब चीज़ें यहाँ विकसित हो जाती हैं। संयोजक की तार्किकता, संयोगिकता, अनुपातिकता, तार्किकता, इन सब का विकास यहाँ बच्चे में हो जाता है। सभी समस्याओं पे तार्किक चिंतन मूर्त और अमूर्त दोनों हो जाता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत वहाँ होती है, लेकिन दोनों प्रकार के चिंतन मूर्त और अमूर्त दोनों कहाँ होते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन यहाँ शुरू हो जाए। आगे देखिए, अमूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का विकास भी हो जाएगा। अपसारी जानते हो, अपसारी मतलब हर पक्ष पे सोचना, मतलब कंप्लीटली हर पक्ष पे, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन, पार्श्व चिंतन, बहुविध चिंतन, ठीक है, वो सब अपसारी चिंतन, क्रिएटिव चिंतन, व्यवस्थित चिंतन की शुरुआत, हर चीज के हर पक्ष को जानने की कोशिश करना। तो अपसारी चिंतन का विकास, डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास यहाँ हो जाएगा। संबंधात्मक व योजनात्मक चिंतन, ठीक है, क्या हो जाएगा, संबंधात्मक व योजनात्मक चिंतन का विकास भी यहाँ पे हो जाएगा। याद रखना, हर चीज में संबंध स्थापित करना, योजनाबद्ध रूप से कार्य करना, ठीक है ना। तो रिलेशनल एंड सिस्टमेटिक थॉट का विकास भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। निगमन तार्किक योग्यता का विकास, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो निगमन तार्किक योग्यता विकास कहाँ पे होता है, परिकल्पनात्मक, आगमन, निगमन दोनों स्पेशली विकसित हो जाते हैं यहाँ पे। स्पेशली निगमन, परिकल्पनात्मक, निगमात्मक तर्कना का विरोध से अपनी बात कर ली अपनी शुरुआत में ही। आगे देखिए, परिस्थापनात्मक सोच, प्रीपोजिशनल थॉट। देखो, प्रीपोजिशनल थॉट ये होती है कि वास्तविक संसार के बिना भी आपके जो आप शब्द बोल रहे हो उन शब्दों का मूल्यांकन करने की योग्यता बच्चे में यहाँ विकसित हो जाती है। आप क्या बोल रहे हो, बिना किसी वास्तविक संसार का सहारा लिए बिना, बिना वास्तविक संसार का सहारे लिए बिना आपके शब्दों का मूल्यांकन करना, आपके शब्दों का निर्णय करना, मूल्यांकन करने की योग्यता, इसको बोलते हैं परिस्थापनात्मक सोच, प्रीपोजिशनल थॉट। इस पे इसने कुछ कांच के टुकड़ों पे प्रयोग किया था। बच्चों के हाथ पे काले, नीले रंग के, हरे रंग के टुकड़े रखकर उस पे इसने कांच के टुकड़ों पे प्रयोग किया था, ठीक है। तो वास्तविकता का सहारा लिए बिना भी आप बच्चों के बोले गए शब्दों के आधार पर मूल्यांकन करना ही होती है परिस्थापनात्मक सोच। इसके अलावा यहाँ आत्मचेतना व आत्म ध्यान की प्रवृत्ति का विकास होता है, और ये दो रूप में होता है जो हमने बाल विकास में भी चर्चा कर ली थी। काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस। काल्पनिक श्रोता क्या है, मैंने पहले भी चर्चा की, दोबारा बता रहा हूँ। काल्पनिक श्रोता मतलब जैसे मैं अपने प्रति ध्यान आकर्षित हूं वैसे दूसरे लोग मेरे प्रति ध्यान आकर्षित हैं, तो शर्ट के धब्बे को देखकर सोचना कि सब मेरे धब्बे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता। और दूसरा है व्यक्तिगत कथा, जिसको बोलते हैं पर्सनल फीबल। क्या बोलते हैं, पर्सनल फीबल, ठीक है। तो ये पर्सनल फीबल जो है वो क्या है, पर्सनल फीबल का मतलब है, व्यक्तिगत दंत कथा का मतलब है अपने आप को अद्वितीय मानना, अपने आप को विशिष्ट समझना, ये होती है पर्सनल फीबल। आगे देखिए साहब, ये स्पेशली इस अवस्था की विशेषताएं। एक चीज़ और याद रखना कि आपसे पूछे कि कौन सी अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। जितनी भी मानसिक शक्तियाँ हैं, सभी प्रकार की, ठीक है ना, सभी प्रकार की मानसिक शक्तियाँ, जितनी भी मानसिक शक्तियाँ हैं, सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास, जितनी भी मानसिक शक्तियाँ हैं उन सब का विकास कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। चाहे कौन कौन सी, मान लो डिसीजन करने की शक्ति है, निर्णय, निष्कर्ष निकालने की योग्यता है, ठीक है, अधिगम की मैक्सिमम, ठीक है, स्मृति, चिंतन, विश्लेषण, संश्लेषण,
ठीक है, विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णय, निष्कर्ष, अधिगम, स्मृति, चिंतन, ठीक है, संयोजकीय तार्किकता, ठीक है ना, ये सब का विकास इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, संयोजकीय तार्किकता का विकास हर चीज में, विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाता है। तो ये एक प्रकार से जितनी भी मानसिक योग्यताएं, विश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी मानसिक योग्यताएं होती हैं, उन सब का विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सभी प्रकार के मानसिक शक्तियों का विकास बच्चे में हो जाता है। स्पेशली विशेषताओं में परिकल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, मूड चिंतन, परिस्थापनात्मक सोच, पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत दंत कथा, काल्पनिक श्रोता, ठीक है, सभी मानसिक कॉन्सेप्ट का विकास, विकेंद्रीकरण कंप्लीटली विकसित हो जाता है। पेंडुलम की समस्या पे स्पेस ने प्रयोग किया था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आपका जीन पियाजे था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जीन पियाजे, अच्छे से करके जाना है। सिंपल वे में शॉर्ट में दोबारा रिलेट कर रहा हूँ। संज्ञानात्मक विकास सतत असतत, बच्चों का चिंतन वयस्क की चिंतन की अपेक्षा भिन्न होता है, ये याद रख लेना लास्ट में, ठीक है। एक याद रखना कि जीन पियाजे ने भाषा के बारे में और विचार के बारे में कहा था कि विचार जो है वो भाषा का वाहक है। विचार पहले होता है, किताब में मिसप्रिंट है, विचार पहले है, भाषा बाद में है। विचार को सबसे महत्वपूर्ण माना था किसने? जीन पियाजे ने। गुणात्मक भिन्नता पे, संज्ञानात्मक विकास पे बल दिया, ठीक है, और अपने खुद के बच्चों में प्रयोग किया। बालक वातावरण का संबंध स्थापित करते हुए समझ का निर्माण करता है, इस पे बल दिया। बाल चिंतन की भाषा किताब का नाम था, याद रखना। बुद्धि की व्याख्या संगठन अनुकूलन के रूप में की है। अनुकूलन की बात याद रखना, आत्मीकरण, सात्मीकरण, समंजन, साम्य धारण, इनको समझ के जाना, ठीक है। उसके बाद आपको विकास की चारों अवस्थाओं को क्लियरली करेक्ट पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ के जाना कि विकास की चार अवस्थाएं कौन सी हैं, चारों अवस्थाओं में मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, और चारों अवस्थाओं का कार्यकाल क्या है। यदि ये कंप्लीटली ये चीज़ पढ़ लिया आपने तो फिर पियाजे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, बाल विकास से जोड़ते हुए पियाजे को करना है, ये यहाँ पियाजे कंप्लीट होता है।